लगता है कि लालटेन या फिर डिबरी डिबिया में लोग पढ़ाई करते हैं, पसीना निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के स्टूडेंट जो है थोड़े सुकुमार हो गए, तो वो जो जुनून है 12 घंटा 14 घंटा पढ़ने का या खूब पढ़ने का वो कम। सोशल मीडिया का स्टूडेंट के लिए 99% नकारात्मक यूज हुआ है। ठीक है, आपके हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है और हमारे हाथ से कभी किताब नहीं छूटती, फर्क आ गया। और मोबाइल से मैक्सिमम जो है आप लोग यूज नहीं बल्कि मिसयूज करते हैं, या फिर चाहे अनचाहे होते रहता है मिसयूज। क्योंकि मोबाइल में हम लोग मैक्सिमम टाइम क्या देखते हैं, सबसे अधिक व्हाट्सएप, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद इंस्टा, उसके बाद ट्विटर, नहीं उसके बीच में गैप हो गया यूट्यूब। सबसे अधिक व्हाट्सएप, फिर आप देखेंगे फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, उसके बाद इंस्टा, उसके बाद ट्विटर। सबसे कम ट्विटर, इसमें से बहुत कम लोगों का ट्विटर भी अकाउंट होगा। तो कुल मिला के यह है कि हम सबसे अधिक व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप का मैक्सिमम जो है यूज ऑफिसर्स हैं या सर हैं या जो लोग जॉब में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है, और एक क्रांति आ गई उसके चलते। लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत कम उसका यूज है। और फेसबुक बिल्कुल यूज नहीं है। यूट्यूब थोड़ा बहुत हो सकता है जिसमें आपको कंटेंट्स वगैरह मिलता है, जिसमें कि आप पढ़ते हैं, है ना। लेकिन इंस्टा नो, ट्विटर नथिंग। कुल मिला के अगर आप देखेंगे, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कि कैसे करनी है तैयारी, तो उसमें आपको आएगा कि मैक्सिमम टाइम जो है आप अपने सोशल मीडिया में होते हैं। इसमें मैं बोलता हूँ स्टूडेंट के लिए एक स्वीट पॉइजन है ये सोशल मीडिया, जो धीरे धीरे आपको खा रही पता नहीं चलता। बट इसका जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक चीज़ है कि आप एट ए टाइम सब कुछ जानते हैं। तो मैं इस बारे में एक बात और सोचता हूँ, अच्छा है सब लोग सोशल मीडिया में बिजी हैं, लेकिन इसमें से जो सोशल मीडिया को छोड़ के पढ़ाई करेंगे उनका सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि अगर सब अच्छे से पढ़ाई करने लगेगा तो रिजल्ट बहुत टफ हो जाएगा, रिजल्ट निकालना बहुत टफ हो जाएगा, है ना। नहीं, ये हकीकत है। लेकिन जो इसी में से समय निकाल के अपना रूटीन को हम आगे बताएंगे आपको कि किस तरह करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे छोड़ना है, कम से कम यूज कैसे करना है कि नहीं, तो वो भी बता देंगे आपको। लेकिन अभी के समय में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप यूपीएससी देखिए बहुत सीट आती है, यूपीएससी देखिए 1000 के आसपास सीट आती है। बट हाँ, एक्सपीरियंस भी बढ़ गए हैं, 5 लाख से अभी 10 लाख 12 लाख तक पहुँच गए हैं, एक्सपीरियंस भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप लोगों को आज जो सेमिनार है उसमें गाइड करेंगे। और शिक्षक दिवस के अवसर पे अगर आज आप लोग यहाँ से सीख के जाएंगे, लाएंगे और लाइफ में कुछ करेंगे, उससे लगेगा कि यह जो सेमिनार आयोजित किया गया है वो उसका जो मिथ है, उसकी सार्थकता जो है वो प्रतीत होगी या सार्थकता जो है साबित होगी। ठीक है सर, पहले मैं चाहूँगा कि सर आप थोड़ा संबोधित कर दीजिए। इसका बटन लाइए, बटन गिर गया क्या? टीचर्स डे आप सबों को मेरा आशीर्वाद, मेरी शुभकामना। अगर मेरे बस में होता तो मैं आप सबों को पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी बना देता। ये किसी के बस में नहीं, ईश्वर के बस में भी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने भी नियम बना रखे हैं। एक नियम है, लॉ ऑफ सिस्टम जो है प्रकृति ने भी बनाया है। हर व्यक्ति द्रोणाचार्य नहीं हो सकता, हर व्यक्ति जीवन में एक प्रकार की सफलता नहीं पा सकता। हाँ, डॉक्टर APJ कलाम ने कहा कि स्वप्न जरूर अच्छे देखें, ऊंचाई का स्वप्न देखें। हम स्वप्न क्यों नहीं देखें? और जब स्वप्न हम बड़ा देखेंगे तो फिर हमारी इच्छा, हमारे तर्क, हमारी समझ उस दिशा में होगा। हो सकता है कि हम सभी अर्जुन की भांति सफल ना हो, लेकिन समाज का नियम है कि ये हायरार्की होती है, हम कुछ ऊंचे गए, कुछ ज्यादा गए, और ये सबों का ब्रेन वॉल्यूम तो बराबर होता है, लेकिन हाउ डू यू मैनेज योर ब्रेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपने अपने दिमाग की क्षमता का किस प्रकार किया कि अभी तो रंजीत जी ने बहुत अच्छा कहा, आप भाई सोशल मीडिया में बिजी रह जाइए, अब कुछ लड़के रहे तो कंपटीशन तो कम हो जाएगा, वो निकल जाएंगे। इसलिए हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ, आप स्वयं अपना इंडिविजुअल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सफलता का राज उसी में छिपा है। और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके सामने एक सफल छात्र है और he himself is a role model to you all. Yes, sir. कहीं से दैविक शक्ति से कोई आशीर्वाद लेकर ये नहीं आए थे, ये कभी राजे महाराजे और बड़े लोगों में हुआ करते थे। लेकिन आज जो जमीन से आ रहा है, गांव से आ रहा है, देहात से आ रहे हैं, आपने अधिकतर होंगे, हम लोग सभी गांव गरीब समाज से आते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है और तब ऊंचाई तय। उन्होंने ठीक ही कहा, हम लोग ढिबरी में पढ़ते थे गांव में, बोरा और बस्ता, ये मास्टर कहते थे जरूर लेके स्कूल आना है, एक तो बोरा रख लिया, एक तो बस्ता में किताब ले लिया, गांव का पीपल गाछ आज भी गवाह है, उसी के नीचे आज तो स्कूल बन गए, अधिकतर गांव में स्कूल बन गए। लेकिन क्या कारण है कि वैसा विद्यार्थी नहीं आ रहा है, वो सफलता का राज नहीं आ रहा है। और सफलता मान लीजिए पदाधिकारी बन भी गए, इसको तो ध्यान में रखना होगा। देखिए, घोड़ा तेज हो, लेकिन अगर घोड़ा लतार ही मारता हो, लगाम में ना हो, तो वो घोड़ा बेकार है। तो आप तेज बन भी गए, लेकिन आपकी अपनी उपलब्धियां, अगर उन उपलब्धियों को आपने देश और समाज की आवश्यकता के अनुकूल नहीं ढाला है, तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। और ये देश में एक दुखद स्थिति, सामाजिक विघटन, राष्ट्रीय विघटन, आप क्यों सोसाइटी में इतना डिप्रेशन, विघटन आदि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं? इसका यही कारण है कि आपने अपने जीवन में उपलब्धियां अगर पा भी ली, लेकिन अगर सामाजिक नियमों को, राष्ट्रीय नियमों को, नैतिक मूल्यों को आदि को नहीं संवारा, उसको लेके आगे नहीं बढ़े, तो फिर उपलब्धियां भी कमजोर हो जाती हैं। रंजीत जी आपके सामने हैं, इन्होंने उन उपलब्धियों को कमजोर नहीं होने दिया है। बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी यहाँ हैं, रंजीत बताए, लेकिन आज जो ये कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं, ये तो प्रश्न है ना। प्रशासनिक पदाधिकारी बन जाना, अच्छी सैलरी मिलेगी, क्या ये बेवकूफी का काम है कि इन बच्चों को संवारने के यहाँ आ गए? तो जो आगे बढ़ गए उनका बड़ा दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को भी आगे ले जाए। बिहार का सबसे बड़ा संसाधन क्या है? प्यारे विद्यार्थी, मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन है। 12 करोड़ जनसंख्या का राज्य, जहां लगभग 6 करोड़ वो लोग हैं जो कि निर्माण की अवस्था में, वो एक नई दिशा दे सकते हैं राज्य को, समाज को, परिवार को, देश को, और आप उसी 6 करोड़ के अंदर बहुत बड़ी। इसलिए आज शिक्षक दिवस के अवसर पर ये मनन करने की जरूरत है कि शिक्षक को सम्मानित करना ही सिर्फ शिक्षक दिवस का दायित्व या शिक्षक दिवस के दिन संतुष्ट होने का काम नहीं है। शिक्षक को सम्मानित करने का सबसे बड़ा काम है कि आप स्वयं अपने को इतना अच्छा बना लें कि शिक्षक मस्ट फील प्राउड ऑफ। शिक्षक वो सम्मानित है, वो सबसे बड़ा सम्मान है। मैं आपको बताता हूं, एक पुराण की कथा है कि एक राम नारायण नाम का बड़ा प्रकांड पंडित था, इलाके में उसकी बड़ी नाम थी, और उनका लड़का तो उससे भी अच्छा निकल गया, तो बड़े नाम होते थे। लेकिन पिताजी अपने पुत्र का कभी गुणगान नहीं करते। वो पुत्र बड़ी चिंता में रहता था, सारा समाज मतलब मेरा गुणगान कर रहा है, पिताजी तो कभी करते नहीं। एक बार उसने अपनी व्यथा अपनी माँ से कहा कि लगता है पिताजी को ये लगा कि मेरा प्रतिस्पर्धा करने वाला आ गया है, ये मेरे बाजार में दखल देने वाला आ गया है।
तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूँगा। तो माँ से कहा कि वो तो बड़ा तनाव में रहता है, क्या आपको अभी भी कुछ कमी नजर आती है? कहा हाँ एक कमी है, इसलिए मैंने क्या अभी तक समाज उसको कह रहा है ये राम नारायण का बेटा है। जब ये कहेगा कि ये राम नारायण विष्णुपद या विष्णुपाद नाम का व्यक्ति था, जब समाज ये कहेगा कि विष्णुपाद का पिता है राम नारायण, अभी कह रहा है कि राम नारायण का पुत्र है विष्णुपाद, जब यह कह देगा कि विष्णुपाद के पिता है राम नारायण, तभी मेरे पुत्र की असली सफलता होगी। आप अपने दिमाग में ये जब आप गाँव जाए, देखिए इससे पिता का सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, इसमें पिता का सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए आप एक निर्माण की अवस्था में शिक्षक दिवस के दिन आप ये प्रण करें कि हम सफल होंगे, क्यों नहीं होंगे? मैंने कहा सबको ब्रेन वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट द सेम। यू नीड टू मैनेज योरसेल्फ, मैनेजमेंट ऑफ योर टाइम, मैनेजमेंट ऑफ हाउ टू स्पेंड योर टाइम। मैं कहता था जब शिक्षक आया, शिक्षक तो सब दिन हूँ, लेकिन जब ये सब पढ़ाता था लड़कों को 12 घंटे रोज पढ़ो, मैं कह रहा हूँ, और 12 महीना लगातार कोई सफलता नहीं। बिल्कुल सही है, ये सोशल मीडिया और ऑथेंटिसिटी इज आल्सो दैट। आपको जो प्रश्न आते हैं देखिएगा, उसमें बड़ी संख्या में विषय कोई भी हो, वो कंसेप्ट एप्लीकेशन जैसे क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। कंसेप्ट, एप्लीकेशन, थ्योरेटिकल फ्रेम, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ने से प्राप्त होगा, और उसको अगर आप ठीक ढंग से लिखते हैं तो ये लगता है कि स्टूडेंट्स का परसेप्शन सही है, कंप्रीहेंशन है, और वो जब प्रस्तुत करेगा तो तथ्यों। लेकिन आप अगर ऐसे स्रोतों से पढ़ते हैं जिसमें कि कभी कभी विश्वसनीयता प्रश्न होते हैं, या वो कितना उसमें लिमिटेड वर्ड्स में है, इसके बाद आप उसमें स्वयं आरबी सिंह पढ़ाते हैं, चलो उनका नोट पढ़ के हम आईएएस बन जाएंगे, नहीं बन पाइएगा। विषय के प्रति आपके अंदर विश्वास जगना बहुत जरूरी है। अब विश्वास जगेगा तो पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, पढ़ने में रुचि बढ़ेगी तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो आपको प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट स्वतः अपने आप पर विकसित करने लगेंगे। आप नहीं डिपेंड करेंगे किताब की पंक्तियों पर, किताब के फॉर्मेट पर, पैराग्राफ्स पर। इसलिए ये बराबर दिमाग में रखिए कि देयर इज नो नीड टू राइट फ्लोरिंग सेंटेंस, लच्छेदार सेंटेंस ना हो। Even no need to be sermon writing. Sentence must be simple. छोटे छोटे सेंटेंस लिखें, लेकिन ये जरूर लिखें कि एग्जामिनर आपकी बात को पढ़ के समझ ले कि यह विद्यार्थी ज्ञानवान है, ये तथ्यों को जानता है। और एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के लेखनी, विद्यार्थी के कंपोजिशनल कैरेक्टर से समझ जाता है तथ्यों को कहां रखना है, नहीं रखना है। आप जानते बहुत कुछ है, बट इफ यू आर नॉट अरेंजिंग द फैक्ट्स इन सेरेटम, एक ऑर्डर में अगर आपने अरेंज नहीं किया तो फिर नाराजगी भी हो सकती है एग्जामिनर्स का। तो इसलिए आप 1 साल 12 घंटा रोज पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसमें क्या बहुत समस्याएं हैं, ये आसान तपस्या नहीं है, ये तपस्या है। इस बीच आपको गांव, परिवार, समाज छोड़ देना पड़ेगा, शादी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं मैं पूछ सकते नहीं, आप उस समय का अगर सही उपयोग नहीं कर रहे तो आप 12 घंटा क्या 8 घंटा भी रोज पढ़िएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक क्या करता है? शिक्षक का पहला काम है, एक शिक्षक आपको इंस्पायर करता है, पढ़ाना बाद में है। एक शिक्षक जब खड़ा हो जाए तो आपके दिलो दिमाग में, आपके मानस पटल पर यह भरा है कि सर आ गए, सर आ गए, मतलब है कि कुछ ज्ञान की बातें आएगी। सम्मिशन का भाव होनी चाहिए। सभी शिक्षक बराबर नहीं होते, ये भी जान लीजिए। तो आप रिवीजन नहीं करते, वो दुखद है। कोई शिक्षक, अब ये नेवर डिबेट्स,
कम भी कोई पढ़ा रहा है, कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं तो बता रहे हैं। आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की कौन शिक्षक थे? अरस्तु। एक बार अरस्तु और अलेक्जेंडर कहीं जा रहे थे, रास्ते में भाई कहाँ ये महात्मा गांधी सेतु और ये सब हुआ करता था, तो एक नदी कटना था, उसमें तेज पानी था। अरस्तु ने कहा कि तुम रुको, मैं पहले टप के देख लेता हूँ और तुम मेरे पीछे आना। तो अलेक्जेंडर का नहीं, पहले मैं टपूंगा तब आप मेरे गुरु हैं, आप बह जाएंगे डूब जाएंगे तो फिर क्या होगा? कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ ना, इसलिए मैं बताऊंगा कैसे टपना है, किस धार है, किधर जानी है। अंत में सिकंदर ने कहा, अलेक्जेंडर ग्रेट ने कि नहीं, मैं आपको पहले नहीं जानूंगा, आदेश उठा नहीं जाने दूंगा, मैं पहले जाऊंगा। अच्छा क्यों ऐसा जिद कर रहे हो? कहा कि अगर एक अलेक्जेंडर डूब जाएगा तो आप रहेंगे तो हजारों अलेक्जेंडर डूब जाएंगे, लेकिन एक अरस्तु डूब जाएगा तो एक भी सिकंदर नहीं बनेगा। आपकी यह समझ कि शिक्षकों को सबसे बड़ा सम्मान है, माला और कपड़े अंग वस्त्र नहीं, शिक्षक के प्रति यह समझ, इसी समझ के आधार पे कहा गया ना, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यही समझ उसमें निहित है। इसलिए राधा कृष्ण जी ने जब कहा शिक्षक दिवस मनाए, महान शिक्षक थे। और अगर आप देखें गौर से तो स्वामी विवेकानंद के बाद वो दूसरे भारतीय विद्वान थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को बताया, बेहिचक बताया कि हमारी संस्कृति, इन्होंने ओरिएंटल कल्चर कहा, और विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति की ओरिएंटल कल्चर कितना सुपीरियर है, कितना गौरवशाली आदर्शों से भरा हुआ है। आप और हम उसी विरासत के अंदर, राधा कृष्णन जी का चूंकि आज जन्मदिन है, उनसे जुड़ी हुई छोटी सी कहानी बता दूं आपको। जो जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो सारी दुनिया में पहुंचती और शायद, क्योंकि हम लोग कहते हैं दार्शनिक है, फिलोसफर, बहुत क्या है लुक्स टर्म तो ये है, कोई मित्र आपका अगर लंबा कुर्ता पहन ले, छोटा पैजामा पहन ले, अरे ये फिलोसफर बन गया। राधा कृष्णन वाज वेल ड्रेस्ड जेंटलमैन। भारतीय नहीं, पश्चिमी दार्शनिकों में भी ये चर्चा होती थी कि सो वेल ड्रेस्ड फिलोसफर, लेकिन उनकी पगड़ी अपनी अलग पहचान थी। एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, साहब आप टाई और ये कहा कि आपका प्रभाव ही कायम है, इसलिए ये है, लेकिन मेरा प्रभाव सर पगड़ी जो है ये नहीं टूटने वाला है। आपने इसको नहीं शासन कर लेने से पगड़ी को अभी है, उसमें दम है। तो जब उपराष्ट्रपति थे तो किसी यात्रा में लंदन गए तो बहुत सारे विश्वविद्यालयों में उनको बोलने के लिए बुलाया। एक विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट की ओर से रात्रि भोज भी दिया गया। तो वो जब सभी बैठे हुए थे तो जस्ट एक फॉर्मल टॉक हो रही थी। उसी क्रम में जब भोज शुरू होगा उसके पहले होता है मेहमान को कुछ बोलना चाहिए, तो फॉर्मल टॉक में कई लोगों ने कहा कि भारत को अभी आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा और अब भारतीय माने नहीं माने, क्योंकि भारत में ये रेशियल डिवीजन की बहुत बड़ी सशक्त आवाज उठ रही थी, उठ चुकी थी। गांधी आदि लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा, तो भारत माने नहीं माने, लेकिन ये कलर्ड यानी ब्लैक लोग या एशियन, डायरेक्टर राधाकृष्णन खुद ही तो कलर्ड में साफ नहीं थे। ये लोग डेवलपमेंट करने में स्लो होते हैं या उनके काम का ढंग ठीक नहीं है। देखिए पश्चिमी देशों ने कितने शॉर्ट टाइम में कितना प्रोग्रेस किया दी। जब राधा कृष्णन एज ए गेस्ट बिफोर द लैंड बोलने के लिए कुछ कहा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक कहानी याद आ रही है आज। हाउ
विवेकानंद और राधा कृष्ण भारत के प्रति, भारतीय संस्कृति से गौरवान्वित कैसे हुए? कहानी क्या है कि एक बार ईश्वर की इच्छा हुई कि अब स्वयं ही खाना बनाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी रोज कर पृथ्वी लोक में चली आई थी, एक गुफा में छिप गई थी। खाना बनाना होगा, कभी उन्होंने बनाया नहीं था खाना, या रोटी बनाकर तावे पर रखा, जल्दी उतार लिया, खा लिया। खा तो लिया उन्होंने रोटी, रखा तावा पे और बिना देखे कि ये पका नहीं पका, उतारा, जल्दी खा लिया। सुबह उनको डिसेंट्री हो गई। अब भगवान विष्णु बड़े तबाह थे, थॉट्स की तो मेरा काम धाम कैसे चलेगा, ऑफिस कैसे चलेगा। दूसरे दिन उन्होंने कहा इसको पूरे ठीक से पकाए। तब उन्होंने इसको पूरा कड़ा हो गया, हार्ड हो गया, इतना देर तक रखा। वो खाया तो दूसरे दिन और ज्यादा डिसेंट्री हो गई। तीसरे दिन का नहीं, लक्ष्मी आए या नहीं आए, ना मैं ज्यादा गर्म करूंगा, ना ज्यादा कच्चा रखूंगा, बीच वाला पकाऊंगा। और उसको खाने के बाद वो तुरंत पहला रोटी जिसने खाया वो उजला चमड़ा वाला लोग आया दुनिया में। उन्होंने भाषण में कहा व्हाइट कलर पीपल के, हंस हंस के कहा था, मजाक पहले चल रही थी। जिसने दूसरा रोटी खाया वो कलर्ड पीपल ऑफ अफ्रीका या अदर दुनिया में आए। जिसने बीच का रोटी खाया वही हिंदुस्तानी बना। ये क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड टू चैलेंज एनीवन, एनी थॉट, एनी फिलॉसफी, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारतीय श्रेष्ठ है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। उनकी फेमस पंक्ति, नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर। और जहां भी संस्कृति का विकास कृषि के बिना हुआ, वो संस्कृति मैकेनिकली हो सकती है, लेकिन उसमें बाउंड या भावना तो लगाव कम है। आप देख लीजिए पश्चिमी यूरोप में कितनी तरक्की। हमारे बड़े गहरे मित्र या हमसे सीनियर थे, प्रोफेसर थे यहाँ, अशोक कुमार दत्ता जी, और अमेरिका में कैंसास यूनिवर्सिटी में अच्छे, अमेरिका के भी इन्हें गिरे प्रोफेसर थे। वो बड़े बीमार चल रहे हैं, उम्र 85 के ऊपर है मतलब। तो अभी एक इंडियन अमेरिका में जो प्रोफेसर है, और वो आए थे, पटना भी आए थे, अशोक कहा कि वो तो साहब ओल्ड होम में रहते हैं, ओल्ड पर्सन हो गए। क्यों? उनके हिंदुस्तान में इसलिए नहीं आया, इतना खराब हालत। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान में आए भी। यही इस संस्कृति, राजा ने लिखा है कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कल्चर, क्योंकि यह संस्कृति कृषि से आई है। और कृषि क्या है? सामूहिक व्यवसाय है, कलेक्टिव लेबर से वो आता है, विलेज कम्युनिटी से आता है। वेयर एग्रीकल्चर वाज द बेसिस ऑफ कल्चर, दैट वाज द कम्युनिटी बेस्ड कल्चर। फीलिंग ऑफ लिविंग टुगेदर हैड बीन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कल्चर। शुरू से था। ये भारतीय महाद्वीप या ओरिएंटल कल्चर की विशेषता है, राधा कृष्ण ने कहा। तो प्यारे विद्यार्थी, आपको सिर्फ पढ़ के ऑफिसर ही नहीं बनना है, अपनी विरासत और संस्कृति को भी उसको भी आगे लेकर चलना है। तभी 21वीं शताब्दी के मध्य आते आते आप दुनिया को लीडरशिप दे सकते हैं। यू हैव एवरी एबिलिटी टू गिव लीडरशिप टू द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक रिसोर्स यहीं पर है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक रिसोर्स यहां पर है। आप मालूम है कोरोना काल में स्टैंडर्ड 1 से लेकर पीएचडी करने वाले तक विश्व भर में छात्रों का जब यूनेस्को ने खाका बनाया तो वो 157 करोड़ लोग थे जो इंस्टीट्यूट। 780 करोड़ विश्व की जनसंख्या में 157 करोड़ देवर इन द डिफरेंस इंस्टीट्यूशन विद पावर, लेकिन उनमें 58 करोड़ तो सिर्फ भारत में था। यानी दुनिया में इस शताब्दी के मध्य तक जाने के लिए, लीडरशिप देने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, मेक इन इंडिया हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, पॉलिटिकल, आप 58 करोड़ भारतीय 2050 तक इसके लिए तैयार होगा, और बाकी तो अलग कतार में होगा।
ये आप सभी हम लोग थोड़ी, हम तो नहीं रहेंगे पक्का है, रहेंगे आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन ये तभी हो पाएगा आप जिस व्यवसाय में जाएं, आईएएस ऑफिसर बने, बीपीएससी के ऑफिसर बने, मैनेजमेंट क्षेत्र में जाएं, जहां भी जाएं अच्छा करें और ये दिमाग में बैठा कर रखें कि मुझे एक नया भारत बनाना है। 21वीं सदी के मध्य आते आते हम दुनिया पर ये बता दें कि दुनिया पर चीन, अब चीन देखिए, चीन का ये जो है दीपक बुझने के पहले भवकना जो है वही है, क्योंकि वो इतने उनके यहाँ बूढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी उस समय आते आते, ये जो अभी उन्होंने 2 या तो 3 भी कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं रहा चाइना में। आपने शराब बंद करने का कानून बनाने से थोड़े हुआ, लत बड़ा काम होता है। चीन में बच्चे ना हो ये लत ऐसा लगा हुआ है कि बहुत आसान नहीं है कि पॉपुलेशन को बढ़ाना। इस मामले में तो सारी दुनिया में क्या करुणाकरण मॉडल, केरल में करुणाकरण मुख्यमंत्री के समय बाय एजुकेशन, बाय एम्प्लॉयमेंट, बाय प्रोवाइडिंग अवेयरनेस, प्रोवाइडिंग क्लिनिकल फैसिलिटी, ये सब के द्वारा माइंडसेट को बदल दिया गया। हमारे मुख्यमंत्री भी इसकी बात करते हैं कि बिहार में हो नहीं रहा है, अदरवाइज द बेस्ट वे you can control the population, you can reduce the total fertility rates, and you can manage your population as a resource. चीन ने गलती कर लिया है, इसलिए 2050 तक आप ही नेता रहिएगा, वो तो बूझने के पहले भुक रहा है। और बहुत सारे देश जैसे नाइजीरिया, पाकिस्तान, एक खाली बेतहाशा जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। जैसे आप गांव देहात में जो मवेशी पालते हैं बराबर फिराक में रहते हैं, किसकी संख्या 25 से 30 लाख, 30 से 40। ये कुछ देश दुनिया में है जो अपनी मवेशियों की संख्या गिन रहे हैं। आप मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मित्रों, आपको बता रहा हूं कि आप ही वह ब्रेन पावर है जो सोचिए। हम रोज जब जॉब में आए तो अगर बने आईएएस ऑफिसर, बिहार सरकार के ऑफिसर, तो जिस प्रकार से रंजीत जी, अभी बहुत सारे ऑफिसर अपने घर में बैठे हुए हैं, निकल कर आपको आपकी जिम्मेवारी होगी। अभी बहुत बड़ी संख्या हमारी पड़ी हुई है नीचे स्तर में, आप उसको आगे लाइए, तभी 2050 तक महान भारत बनेगा। और एक पीढ़ी के बनने से बिल्कुल नहीं बनेगा। जनरेशंस आर टू बी इम्प्रूव्ड, अपग्रेडेड, टू बी शेयरिंग इन शेपिंग अ न्यू इंडिया। एक नया भारत कैसे बने, इसमें आपकी भूमिका है। और फिर मैं कह रहा हूं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रीडिंग। पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे विद कंप्लीट कमिटमेंट, तो पाने को अब कोई रोक नहीं सकता है। पढ़ेंगे तो पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो बिगड़ेंगे। इसलिए आप पढ़िए, शिक्षक के रूप में आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई ब्लेस यू ऑल बिकम मच मोर सक्सेसफुल। आप लोग सभी रंजीत से ऊपर जाइएगा तो इनको सबसे ज्यादा खुशी होगी। तो हम लोग अभी द्वितीय राष्ट्रपति और इनके जन्मतिथि के अवसर पे शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। पहले हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उसके बाद फोटो लो बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, फिर मौका देंगे। फोटो खींचो करो। वेलकम का प्रोग्राम जो है बाकी रह गया था, इसीलिए मैं अपने गुरु वेलकम करेंगे। उसके अलावा तो सबसे पहले
हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सर अपने गुरु राष्ट्रीय सर के हम सर का वेलकम है, अभिनंदन है मिशन कुटी IAS में। तू यहीं रखिए ना, आप पहले फोटो लीजिए कैमरा से लीजिए। हमारे रंजीत सर अपने गुरु राष्ट्रीय सर को सम्मानित कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर हर गुरु का एक सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत मिशन कुटी में सम्मान है सर, अभिनंदन है सर। वहाँ से दिखने में थोड़ा परेशानी हो रही है छात्रा को, आप लोग साइड हो जाइए और इधर जगह है, आप इस तरह रह जाइए। हमारे दिलीप सर जो है IAS ऑफिसर है, विभाग में भी विशेष स्पेशल सेक्रेटरी है मिशन कुटी में। बहुत सर का अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है सर की। हमेशा हम लोग की सेवा मिलती रहती है। अभी इंटरव्यू में इंटरव्यू में सर ने काफी हम लोग को टाइम दिया था, सहयोग दिया था, उसके लिए हम सर को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अब हमारे 64 PPC के कुछ लोग बच्चे पूछ रहे थे कि नसीम सर आए हैं क्या, वो लोग बहुत मिशन कुटी में अभिनंदन है, स्वागत है सर का, वेलकम है और सम्मान है। सर का हमेशा सहयोग मिलते रहा है। विवेक सर अभी आपके DSP पद पे चयनित तो पहले CU में अपनी सर्किल ऑफिसर में सेवा दे चुके हैं, तो मिशन कुटी में बहुत दिन से सेवा दे रहे हैं। जब हम लोग बोलते हैं तब वो समय देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी छुट्टी भी लेना हो गया में तो सर ले लेते हैं, इतना ही जान लीजिए। तो उनका मिशन कुटी IAS में सर का अभिनंदन है, स्वागत है। सर का आशीर्वाद हम लोग को मिलते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए समय निकल के हम बच्चों को संबोधित किए कॉर्नर में खड़ा हो जाओ। फिनिश नहीं करना है, पूरा सेशन रखना है। वहाँ से खोल पीछे से विंडो खोल दीजिएगा, जो भी बच्चे तो विंडो खोल दीजिए, सहयोग कीजिए, विंडो खोल दीजिए, सारे विंडो खोल दीजिए। इतने क्राउड है, ऐसी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो जो भी बच्चे आज उपस्थित है इस मिशन कुटी के 1 डे सेमिनार में, तो उन सभी का मिशन कुटी IAS की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। संस्थान के हमारे निदेशक मार्गदर्शक डॉक्टर रंजीत सर उपस्थित हैं। अब मैं दिलीप सर को बुलाना चाहूँगा, वो IRTS हैं और आपको बताएंगे अपने स्ट्रगल के बारे में और अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरह से आप अपना शेड्यूल जो है वो बनाए ताकि आप सक्सेस हो पाए। सर वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आवाज आ रही पीछे तक? मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा वो लोग जो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं कि जब आप लाइव सेशन में हैं
मोबाइल में सारा कुछ रहता ही है, हम लोग भी लोड करते रहते हैं, आप तब देख लीजिएगा। तो लेट्स कंसंट्रेट फुली। जब आप किसी क्लासरूम में हैं तो पूरी तरह से क्लासरूम में क्या एक्टिविटी हो रही है उस पर कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि होता यह है कि भविष्य की चिंता में हम लोग वर्तमान को बर्बाद करते रहते हैं। कल क्या खाएंगे इस चिंता में आज का जो भोजन है उसका आनंद हम सही से नहीं ले पाते। इसलिए बहुत जरूरी कि हम सभी वर्तमान में जिए और वर्तमान को कितना बेहतर हम कर सकते हैं यह हम सबके जेहन में होना चाहिए। और वर्तमान समय को, समय सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मूल्यवान है, आप सभी जानते हैं। उस समय को कितना बेहतर तरीके से हम उपयोग करें और अपने टारगेट के हिसाब से हम किस प्रकार से काम करें यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के शिक्षक दिवस भी है तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा कि आपका गुरु कौन होना चाहिए। बचपन से हम लोग जानते आए हैं कि माँ जो है वह किसी भी व्यक्ति की पहली शिक्षिका होती है और उसका जो परिवार है उसका पहला विद्यालय होता है। और इसके बाद जीवन के काल क्रम में अलग अलग शिक्षक हम सबको मिलते हैं। लेकिन एक मेरा इनर कन्विक्शन है कि हर किसी व्यक्ति का जो सबसे बड़ा गुरु होता है वह जो आदमी स्वयं है वह सबसे बड़ा गुरु आपका होता है। यानी आपका जो मन है वह सबसे बड़ा गुरु है। आप अपनी माँ से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने पिताजी से झूठ बोल सकते हैं, आप भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने मन से झूठ बोलना संभव नहीं। इसीलिए जो भी एक्टिविटीज हम करें, जो भी टारगेट हम करें, जो भी प्लानिंग करें, उसमें हमारे अंतरात्मा की सहमति है या नहीं। जैसे पिताजी ने कहा डॉक्टर बनो और डॉक्टर बनने की राह पर हम चल दिए और हमारी अंतरात्मा हमारा साथ नहीं दे रही। दोस्त ने कहा कि चलो आईएएस ऑफिसर बनते हैं और उस रास्ते पर हम चल दिए और हमारी अंतरात्मा हमारे साथ नहीं है। ये जान लीजिए कि यदि आपकी अंतरात्मा, आपका जो अंतर मन है, यदि आपके साथ नहीं है तो आप जीवन के किसी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपकी जो अंतरात्मा है, जो आपका जो अंतर मन है, वह आपका सबसे बड़ा गुरु है। और इसीलिए इस गुरु से प्रतिदिन संवाद स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो आप मुझसे बहुत पूछे कि हम अपने अंतरात्मा से या अंतर्मन से संवाद स्थापित कैसे करें। सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि सामने कोई आदमी हो तो उससे तो बात किया जा सकता है, अपनी समस्याएं उसको बताई जा सकती है। लेकिन जब कोई नहीं हो तब हम क्या करें, हमें रास्ता कौन दिखाएगा। और तब मुझे याद आते हैं विश्व में आधुनिक जो चेतना है उसके सबसे बड़े मार्गदर्शक कौन हुए हैं? महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कहा था कि अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए, हमको मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए। और अंत में जब वो मृत्युशैया पर थे तो उनका एक शिष्य था आनंद। तो आनंद ने पूछा कि गुरु जी अब तो आप जा रहे हैं, महाप्रयाण की तैयारी में हैं, हम लोगों का अब क्या होगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा था अब दीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो। जितना ज्यादा तुम अपना प्रकाश खुद बनोगे, मार्ग की जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, वो अपने आप दूर होती चली जाएगी। और इसीलिए जो भी मन में आता है, जो भी ख्वाब आपने पाल रखे हैं, उसके संबंध में प्रतिदिन सोने से पहले और जागने के बाद संवाद स्थापित करना जरूरी है। मेरे पास बहुत 2 या 3 मिनट का समय दिया गया है। अब मैं बताऊंगा आपको कि 2-3 मिनट में कि आप वह संवाद कैसे स्थापित कर सकते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि अपना गुरु आप स्वयं हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा है, आप उसके पीछे मत भागिए, बातों को सुनिए, उसको गुणिए, समझिए। और यदि आपका अंतर्मन कहता है कि नहीं इस बात पर अमल करना चाहिए, तब उस पर अमल करना चाहिए। क्योंकि जब आपका अंतर्मन आपके साथ होता है तब आप बहुत आसानी से या बहुत ही बेहतर तरीके से काम करना प्रारंभ करते हैं। तो एक टिप्स मैं दूंगा आज, बाद में भी मौका मिले तो मैं आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करूंगा कि अपने अंतर्मन को, अपनी अंतरात्मा को कन्विंस करने के लिए
प्रतिदिन की प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं उसका रिव्यू यह भी बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से दुनिया का कोई गुरु, कोई हमदर्द ऐसा नहीं है जिसके पास इतना समय हो कि ये दोनों काम आपके लिए कर दे। कोई नहीं करेगा, यह कार्य आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो क्या क्या करना है? एक तो कि सुबह जागने के बाद शौच क्रिया से निवृत्त हो या न हो, लेकिन एक डेली प्लानिंग अपने लिए आप तय कर। डेली प्लानिंग का मतलब क्या हुआ कि आज का समय कल की चिंता किए बिना, 10 दिन की बाद जो परीक्षा होने वाली है उसकी चिंता किए बिना आज के समय को मैं कैसे व्यतीत करने जा रहा हूं, इसकी प्लानिंग मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे बना दूंगा। और पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्लानिंग मैंने तैयार की है अपने लिए, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए तय किए हैं, उसको टाइम बाउंड मैनर में हम कंप्लीट कर सकें। और एक जो दूसरी बात मैं कहूंगा कि रात के 9 साढ़े 9 बजे जब सोने आप जाते हैं उसके आधे घंटे पहले सुबह में जो 10 या 12 या 15 लक्ष्य अपने लिए आपने निर्धारित किया था उसका मर्सीलेसली, है ना, मर्सीलेसली समझते हैं ना, कि बिना किसी सहानुभूति के उसका रिव्यू कीजिए कि आज जो लक्ष्य मैंने अपने लिए निर्धारित किया था, क्या मैं उस लक्ष्य को पूरा करने में सफल हुआ या नहीं हुआ। बहुत आसान है, बस टिक लगाते जाइए। आपने सुबह में 10 लक्ष्य अपने निर्धारित किए, टिक लगा दीजिए कि कितने लक्ष्यों पर मैं खड़ा हुआ और कितने पर खड़ा नहीं। इस एक सूत्र के साथ मैं और सूत्रों पर चर्चा करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, लेकिन इस एक सूत्र के साथ तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे शिक्षक दिवस पर मिशन 50 की जो सेलिब्रेशन चल रही थी। अब मैं आप लोगों को अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आगे का जो प्रोग्राम चल रहा है वो दिखा पाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब पे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड है कि यूट्यूब पे इसको किया जाए, क्योंकि आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर नहीं मिल रही थी। तो अभी हम लोग यूट्यूब पे शिफ्ट करेंगे, सो आप लोग काइंडली जो है यूट्यूब पे आ जाइए। थैंक यू।